प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राज्य के स्वरूप का उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत। क्या राज्य के स्वरूप से संबंधित जो पांचवा सिद्धांत या दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य है उदारवादी व्यक्तिवादी, इसके ऊपर आज हम इसका चौथा भाग ले रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य या सिद्धांत के संदर्भ में मैं 4 लेक्चर अपलोड करूंगा। कारण क्योंकि उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य या सिद्धांत के जो प्रमुख समर्थक हैं, विद्वान हैं, वो 4 हैं। जॉन लॉक जो कि उदारवाद के जनक है, एडम स्मिथ जो कि अर्थशास्त्र के जनक है, जेरेमी बेंथम जो कि उपयुक्तवादी विचारधारा के जनक हैं, और हर्बर्ट स्पेंसर जिन्होंने कि वास्तविक रूप में राज्य के संदर्भ में सावयव सिद्धांत को व्यवस्थित रूप में दिया है। तो आज हम हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों की चर्चा करेंगे। मैंने जॉन लॉक, एडम स्मिथ और जेरेमी बेंथम के संबंध में लेक्चर अपलोड कर दिए। मतलब उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य का आज चौथा भाग है। प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, यदि मैं चाहता तो उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य को एक लेक्चर में भी समेट सकता था, लेकिन चूंकि मैंने देखा है कि प्रतियोगिता परीक्षा में बड़ी गहराई से, गंभीरता से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इन चारों विचारकों के जो विचार हैं, अर्थात इनके विचारों में उदारवादी व्यक्तिवादी विचार कैसे निहित हैं, ये बात स्पष्ट रूप में समझाने के लिए इन चारों विद्वानों के संदर्भ में अलग अलग लेक्चर अपलोड किया है। तो आज हम बात करेंगे हर्बर्ट स्पेंसर के जो विचार हैं उनमें उदारवादी व्यक्तिवादी विचार धारा कैसे समाहित है। तो यस डियर स्टूडेंट्स, इसकी चर्चा करें। सर्वप्रथम प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, मैं प्रतिदिन एक लेक्चर ये इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान बेहतर तरीके से समझा सकूं और उनको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता ना हो। मैं आपको बार बार कहता हूं कि राजनीति विज्ञान का जितना भी पाठ्यक्रम है, चाहे स्नातक स्तर की बात हो, स्नातकोत्तर स्तर की बात हो, अर्थात BA MA, या फिर राजनीति विज्ञान से संबंधित कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा क्यों ना हो, चाहे सेकंड ग्रेड की बात आए, चाहे स्कूल लेक्चरर की बात आए, फर्स्ट ग्रेड की बात आए, या फिर जो है कॉलेज लेक्चरर की बात हो, या फिर UGC नेट की बात हो, या UPSC की बात हो, बशर्ते कि वहाँ पर राजनीति विज्ञान आपके सिलेबस में है, तो डेफिनेटली आपके लिए हमारे ये चैनल बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ध्यान दें, उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य का चौथा पार्ट ले रहे हैं, जिसमें आज हम हर्बर्ट स्पेंसर के विचार देखेंगे कि हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों में उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत कैसे समाहित है। यस डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब ये मैंने आपके लिए डायग्राम बना रखा है। ये डायग्राम एक ऐसा डायग्राम जिससे आप संपूर्ण रूप में उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण को समझ सकते हैं। वो एक अलग बात है कि मैंने इन चारों ही प्रवर्तकों के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड किया। इसका कारण ये जिससे कि आप गंभीरता से उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत को समझ सकें। चलिए श्री गणेश करते हैं। यहाँ से सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक चिंतन के इतिहास में, मतलब हम चाहे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास का अध्ययन करें हैं या पूर्वी अर्थात भारत के राजनीतिक चिंतन के इतिहास का अध्ययन करें, तो निश्चित रूप में राज्य की प्रकृति, राज्य के कार्य, लक्ष्य, उद्देश्य, व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों के बारे में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। और जब विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं तो इसमें लगभग हम 15 सिद्धांत लेंगे। तो अभी ये 5वां सिद्धांत चल रहा है, 10 सिद्धांत अभी राज्य के स्वरूप के संदर्भ में शेष हैं। वो सारे के सारे सिद्धांत मैं आपको क्रमबद्ध रूप में समझाने का प्रयास करूंगा। तो फिर मैंने यहाँ लिखा है कि राज्य की प्रकृति, कार्यों तथा व्यक्ति और राज्य के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। मतलब राज्य की क्या प्रकृति होगी, राज्य का क्या कार्य होगा, क्या लक्ष्य होगा, क्या उद्देश्य होगा, और व्यक्ति और राज्य के क्या संबंध होंगे, इसके बारे में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, जिसमें से हम ये 5 सिद्धांत ले रहे हैं। और 5वें सिद्धांत की बात करें उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत की, तो डेफिनेटली जब राज्य की प्रकृति की बात आती है तो इसके अंतर्गत राज्य को अपने आप में जो है साधन समझा जाता है, जबकि व्यक्ति को साध्य माना जाता है। कार्यों की बात आती है तो उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य ये कह रहा है क्या कि राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए, मतलब अपने कार्यों को समेटना चाहिए। ये जो सिद्धांत है वास्तविक रूप में
अहस्तक्षेपवादी नीति का समर्थन करता है कि राज्य को आर्थिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। कार्यों की बात आ गई। तथा व्यक्ति और राज्य के संबंध में आता है तो संबंध के बारे में यही कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में यहाँ पर व्यक्ति जो होता है वह वास्तविक रूप में अपने आप में साध्य है, जबकि राज्य अपने आप में क्या है, साधन है। राज्य को ये साधन मान के चलता है। कौन? उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य। तो मूल बात आपको ध्यान रखनी है। आगे मैंने लिखा है राज्य की प्रकृति से जुड़े विविध परिप्रेक्ष्य कह सकते हैं, मतलब जो राज्य के स्वरूप के संदर्भ में समय समय पर विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए, विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत दिए गए, इन सिद्धांतों को विविध परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है या विविध परिप्रेक्ष्य भी कह सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य, जिसको कि सिद्धांत और दृष्टिकोण से भी संबोधित किया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर मैंने आगे लिखा है यहाँ कि जो यंत्रीय सिद्धांत है, मतलब राज्य के स्वरूप का जो चौथा सिद्धांत मैंने अपलोड किया है, राज्य के स्वरूप का यंत्रीय सिद्धांत, जिसमें राज्य की तुलना एक मशीन से की जाती है, तो वास्तव में राज्य के स्वरूप का जो उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत है वह राज्य के स्वरूप के यंत्रीय सिद्धांत का ही परिणाम है। नोट करेंगे ये क्यों? क्योंकि राज्य का निर्माण सब व्यक्तियों ने मिलकर सबके व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से किया है। क्योंकि यंत्रीय सिद्धांत भी ये कहता है कि भी जैसे मशीनें होती हैं, मशीनों का निर्माण मनुष्यों ने अपने लाभ उपयोगिता और हित के लिए किया है, उसी प्रकार से राज्य का निर्माण भी व्यक्तियों ने अपने लाभ उपयोगिता और हित के लिए किया है। यही बात उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत भी स्वीकार करता है कि राज्य का निर्माण मनुष्यों ने अपने लाभ उपयोगिता और हित के लिए किया है। नोट करेंगे। इसलिए मैंने यह लिख दिया है कि राज्य का निर्माण सब व्यक्तियों ने मिलकर सबके व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से किया है। अतः राज्य एक साधन है जबकि व्यक्ति उसका साध्य है। ये उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत का सार है कि ये राज्य को एक साधन मानते हैं जबकि व्यक्ति को उसका क्या मानते हैं, साध्य मानते हैं। निश्चित रूप में व्यक्ति होने के नाते अपने आप में साध्य है, ये किसी का साधन नहीं हो सकता। अगर राज्य के द्वारा जनहित में आदेश नहीं दिए जाते हैं, समाज में ऐसी प्रथाएं परंपराएं हैं जिनसे एक व्यक्तियों का हित हो रहा है, तो ऐसी प्रथाओं परंपराओं और कानूनों को मानने के लिए मनुष्य बाध्य नहीं है, क्योंकि राज्य और समाज का निर्माण मनुष्यों ने अपने हित के लिए किया है। इसलिए व्यक्ति अपने आप में साध्य है। और मैं कह सकता हूं कि व्यक्ति होने के नाते सम्मान के योग्य, गरिमा से संपन्न है, उसे किसी भी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता। मनुष्य होने के नाते सम्मान के योग्य है। क्या गोरा, क्या काला, क्या गरीब, क्या अमीर, जिसमें जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, धर्म, इसका कोई सार्थकता नहीं होती। मनुष्य है, इसलिए वह गरिमा से संपन्न है, सम्मान के योग्य है, उसे किसी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता। इसलिए मनुष्य अपने आप में साध्य, जबकि अन्य जो संस्थाएं, चाहे राज्य हो, समाज हो, वो सब साधन है, क्योंकि राज्य और समाज का निर्माण मनुष्यों ने अपने हित, लाभ और उपयोगिता के लिए किया। ये बात कौन कह रहा है? उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत कहता है। यस डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने यहाँ नोट किया है कि उदारवाद, अर्थात डेफिनेटली देखा जाए तो जो उदारवाद है, उदारवाद की भी मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद तो ये कहता है कि आर्थिक गतिविधि में राज्यों का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जबकि सकारात्मक उदारवाद ये कहता है कि जनहित के लिए आर्थिक गतिविधियों में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखेंगे। बाकी उदारवादी विचारधारा जब मैं अलग से समझाऊंगा। वैसे उदारवादी विचारधारा के ऊपर मैंने लगभग 2-3 लेक्चर अपलोड भी कर दिए, तो आप वहां पर ये बातें देख सकते हैं। व्यक्तिवादी विचारधारा अलग से अपलोड नहीं किए, ये मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। आप राजनीतिक विचारधाराओं के अंतर्गत लगभग मैंने 8-10 विचारधाराएं अपलोड कर ली है, तो वो देख सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार, मतलब उदारवादी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, मैंने कहा ना इसको दृष्टिकोण भी कहेंगे, परिप्रेक्ष्य भी कहेंगे, सिद्धांत भी कहेंगे। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। मतलब ये जो सिद्धांत है उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत, ये राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। आवश्यक बुराई का मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए राज्य आवश्यक है, जरूरी है, जबकि राज्य के द्वारा वास्तव में जो कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए दंड की व्यवस्था भी की जाती है। इसलिए राज्य हिंसा का प्रयोग भी करता है, अतः राज्य को बुराई भी कहा जाता है। इसलिए जो ये उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत है, यह राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। जबकि अराजकतावाद और साम्यवाद की बात आती है तो अराजकतावादी और साम्यवादी राज्य को अनावश्यक मानते हैं। उनका कहना है कि राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, वो राज्य को समाप्त करना चाहते हैं। तुलना कर सकते हैं, अराजकतावादी और साम्यवादी राज्य को अनावश्यक मानते हैं। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार, इसके अनुसार मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। मतलब जो ये सिद्धांत है उदारवादी व्यक्तिवादी, ये मनुष्य को एक विवेकशील, तर्कशील, बुद्धिमान प्राणी मानता है। इसलिए इसका कहना है कि मनुष्य को पूर्ण रूप में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, वो अपने हित में निर्णय ले सकते हैं। सभी लोग मिलकर के अपने व्यक्तिगत हित के लिए समझौता कर सकते हैं, और जब वो व्यक्तिगत हित के लिए समझौता कर सकते हैं
वो अपने हित में ही निर्णय लेंगे। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य आपस में मिलकर के जो अनुबंध करें, अनुबंध मतलब समझौता करें, संविदा करें, जो अनुबंध व्यक्ति आपस में मिलकर के करते हैं, क्योंकि बुद्धिमान है इसलिए उनको स्वतंत्रता दी जाए, तो जो भी अनुबंध मनुष्य मिलकर आपस में करते हैं, समझौता करते हैं, राज्य इनमें हस्तक्षेप ना करे। राज्य केवल निष्पक्ष निर्णयता की भूमिका निभाए, मतलब निष्पक्ष निर्णयता की भूमिका निभानी चाहिए, अर्थात राज्य को वास्तविक रूप में मनुष्य चूंकि विवेकशील मान रहे हैं, ये बुद्धिमान है, तो अपने हित में वो समझौता कर रहे हैं, और जो समझौता करे तो उन समझौतों के अंतर्गत राज्य जो है वास्तविक रूप में अनावश्यक रूप में हस्तक्षेप ना करे, बल्कि राज्य तो एक निष्पक्ष निर्णयता की भूमिका निभानी चाहिए। मतलब राज्य केवल ये देखे कि जो अनुबंध किया जा रहा है उस अनुबंध का पालन हो रहा है या नहीं, बाकी वो अनावश्यक रूप में हस्तक्षेप नहीं करे। ये उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत कहता है। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिएगा यदि मनुष्य विवेकशील है तो डेफिनेटली वो परस्पर व्यवहार करेंगे, परस्पर व्यवहार करेंगे तो समझौता करेंगे, समझौता करेंगे तो सभी व्यक्ति बुद्धिमान है, इसलिए वो अपने हित में ही निर्णय लेंगे। इसलिए यदि सब लोग परस्पर व्यवहार करते समय अपने अपने हित का ध्यान रखेंगे तो इससे सामान्य हित की सिद्धि होगी, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने अपने हित का ध्यान रखेंगे, और अपने अपने हित का ध्यान तभी रख पाएंगे जबकि ऐसी स्थिति में मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, राज्य अनावश्यक रूप में हस्तक्षेप ना करे, ना करे, ना करे, हस्तक्षेप की नीति का पालन करे, ये सिद्धांत कहना चाहता है। आगे इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक है जॉन लॉक जो कि उदारवाद के जनक है, एडम स्मिथ जो कि अर्थशास्त्र के जनक है, जेरेमी बेंथम जो कि उपयुक्तवादी विचारधारा के जनक है, और हर्बर्ट स्पेंसर जो कि वास्तव में राज्य का सावयव सिद्धांत व्यवस्थित रूप में देते हैं। तो आज हम हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों की चर्चा करेंगे। जॉन लॉक, एडम स्मिथ और बेंथम के बारे में मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये लेक्चर अपलोड कर दिए। चलिए अब हम बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के विचार। मतलब हर्बर्ट स्पेंसर के जो विचार हैं, हर्बर्ट स्पेंसर ने जो कुछ भी अपने विचार दिए उनमें उदारवादी व्यक्तिवादी विचार सम्मिलित हैं या नहीं, या उदारवादी व्यक्तिवादी विचारधारा से संबंधित विचार पाए जाते हैं या नहीं, ये बात हमें देखनी है। चलिए हर्बर्ट स्पेंसर के विचार ध्यान देंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंग्लैंड के महान दार्शनिक हैं। क्या? इंग्लैंड के दार्शनिक हैं हर्बर्ट स्पेंसर। मतलब जो हर्बर्ट स्पेंसर वो इंग्लैंड के महान महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं जिनका 1820 में जन्म होता है, 1903 मृत्यु हो जाती है। और जो ये हर्बर्ट स्पेंसर हैं, क्या जो ये हर्बर्ट स्पेंसर हैं, इन्होंने न्यूनतम शासन के सिद्धांत को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। अब महत्वपूर्ण बात शुरुआत हो रही है। न्यूनतम शासन के सिद्धांत को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। मतलब चूंकि उदारवादी व्यक्तिवादी विचारधारा ये कहती है कि भाई मनुष्य विवेकशील प्राणी है तो राज्यों का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपने हित में निर्णय ले सकते हैं। अब अपने हित में निर्णय ले सकते हैं तो इसका मतलब ये कि राज्यों को कम से कम कार्य करने चाहिए। और हर्बर्ट स्पेंसर ने इसी बात को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। किस बात को? कि न्यूनतम शासन के सिद्धांत को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। मतलब राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए, राज्य को कम से कम आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना चाहिए, वास्तविक रूप में राज्य को कम से कम शासन करना चाहिए। इसलिए न्यूनतम शासन के सिद्धांत को हर्बर्ट स्पेंसर ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया। कैसे? आगे बढ़ते हैं। स्पेंसर राज्य की उत्पत्ति तो अनुबंध से मानता है। अब ये आपको समझना है, ध्यान रखना है कि हर्बर्ट स्पेंसर राज्य की उत्पत्ति तो किससे मानता है? अनुबंध से मानता है, मतलब समझौते से मानता है कि राज्य की उत्पत्ति तो किससे हुई बेटा? समझौते से हुई है। जैसा कि हॉब्स, लॉक और रूसो भी समझौतावादी हैं, तो ये राज्य की उत्पत्ति के बारे में तो अनुबंध को स्वीकार करता है? समझौते को स्वीकार करता है। जैसे इसे सीमित दायित्व कंपनी की होती है। जैसे स्पेंसर का कहना है कि जिस प्रकार से किसी सीमित दायित्व कंपनी की जो स्थापना होती है वह समझौते से होती है, वैसे ही राज्य की उत्पत्ति भी समझौते से होती है। ये बात तो स्पेंसर स्वीकार कर रहे हैं। परंतु इसमें डिफरेंस क्या है कि समाज की संकल्पना जीवित प्राणी के रूप में की है जिसमें विकास की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब डिफरेंस ये है कि राज्य की उत्पत्ति तो ये अनुबंध या समझौते से मानते हैं, परंतु इन्होंने समाज की जो संकल्पना की है उसकी इन्होंने जीवित प्राणी के रूप में की है। मतलब समाज की संकल्पना जीवित प्राणी के रूप में की है। कैसे? जैसे कि एक जीवित प्राणी होता है, उसमें विकास की प्रवृत्ति पाई जाती है, बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद में धीरे 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 उसका जो है हम कहेंगे बचपन अवस्था आती है, उसके बाद में उसकी जो है युवावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर कह रहे हैं कि समाज की संकल्पना जीवित प्राणी के रूप में की है जिसमें विकास की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब समाज में भी विकास की प्रवृत्ति पाई जाती है जैसे कि व्यक्ति के अंतर्गत विकास की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगली बात कह रहे स्पेंसर कह रहे हैं कि समाज रूपी जीव
अब देखो ध्यान देंगे, समाज रूपी जीव, समाज को जीव मान रहे हैं, समाज रूपी जीव के जो अंग सुचारू रूप से कार्य न करें उनके नष्ट हो जाने में ही समाज का कल्याण है। ये है मूल सार इसका, स्पेंसर का। क्या करें कि समाज रूपी जीव के जो अंग सुचारू रूप से कार्य न करें उनके नष्ट हो जाने में ही समाज का कल्याण है। मतलब इनका, स्पेंसर का कहना ये है, चूंकि समाज को ये क्या मान रहे हैं, एक जीव मान रहे हैं, और जीव की जो प्रवृत्ति होती है क्या होती है, विकास की होती है। तो इनका कहना है कि समाज रूपी जीव के जो अंग सुचारू रूप से कार्य न करें उनके नष्ट हो जाने में ही समाज का कल्याण है। मतलब इनका कहना यह है कि जो सबल व्यक्ति होते हैं वो निर्बल व्यक्तियों को सहारा ना दें। अगर सबल व्यक्ति निर्बल व्यक्तियों को सहारा देते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, समाज को क्षति होगी, नुकसान पहुंचेगा। इसलिए स्पेंसर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति योग्य है, सक्षम है, वो जीवित रहेगा, और जो अयोग्य है, असक्षम है, वो मर रहा है, खप रहा है, समाप्त हो रहा है, तो उसको समाप्त हो जाने दें। उसकी राज्य समाज सहायता नहीं करे, सहायता नहीं करे, ये बात स्पेंसर कह रहे हैं। मतलब इसीलिए हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम की जीवितता का सिद्धांत दिया है कि जो व्यक्ति योग्य है वो जीवित रहेगा, जो अयोग्य है, समाज में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो उसको नष्ट हो जाने दिया जाए। ये बात कहते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए ध्यान दें यहाँ कि समर्थ व्यक्ति निर्बल को सहारा देकर समाज की क्षति न होने दे। मतलब जो समर्थ व्यक्ति हैं, संपत्तिशाली व्यक्ति हैं, वो निर्बल और गरीब व्यक्तियों को सहारा नहीं दे, क्योंकि वास्तविक रूप में वो अयोग्य है, असक्षम है। इसलिए जब वास्तव में समाज रूपी जीव के जो अंग हैं, मतलब जो निर्बल और गरीब हैं, इनका वास्तविक रूप में एक प्रकार से समाज में कोई योगदान ही नहीं है, तो इनका कहना है कि उनको समाप्त हो जाने दिया जाए, सबल व्यक्ति मतलब राज्य भी उनकी सहायता ना करे। ये बात हर्बर्ट स्पेंसर कह रहे हैं। अगली बात, चार्ल्स डार्विन, जिनका जन्म 1809 में होता है, 1882 मृत्यु हो जाती है। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत जीवन संघर्ष में योग्यतम की विजय। मतलब चार्ल्स डार्विन ने अपना सिद्धांत दिया है कि जीवन संघर्ष में योग्यतम की विजय। मतलब वास्तविक रूप में जीवन के संघर्ष में जो योग्य व्यक्ति होते हैं वो ही जीवित रह पाते हैं, जो अयोग्य होते हैं वो मर जाते हैं। जैसे आप पशु पक्षियों में देख सकते हैं, जो शक्तिशाली होता है वह शक्तिहीन को अपना शिकार बनाता है। तो इसी बात को जो है यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य और समाज के ऊपर लागू किया। कैसे? जीवन संघर्ष में योग्यतम की विजय को आधार बनाकर हर्बर्ट स्पेंसर का निष्कर्ष, दीनहीन दुखियों की सहायता सामाजिक विकास में बाधक। मतलब अब समझे, जो चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने जीवन संघर्ष में योग्यतम की विजय का सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत को ही हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने विचारों का आधार बनाकर स्पेंसर ने निष्कर्ष निकाला क्या, कि दीन दुखियों की सहायता सामाजिक विकास में बाधक है। मतलब जो दीन दुखी हैं, संपत्तिहीन, अयोग्य हैं, असक्षम हैं, उनकी सहायता नहीं की जाए, क्योंकि उनकी सहायता करने का मतलब है कि सामाजिक विकास में बाधा पहुंचाई जा रही है। इसलिए हर्बर्ट स्पेंसर, जो ये चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है जीवन संघर्ष में योग्यतम की विजय, इसी को आधार बनाते हैं। और इनका कहना है कि इस राज्य के अंतर्गत भी जो व्यक्ति योग्य होगा, सक्षम होगा, वो जीवित रहेगा, जो अयोग्य है, निर्बल है, असक्षम है, दीनहीन है, वो समाप्त हो रहा है, तो उसको समाप्त हो जाने दे, क्योंकि सामाजिक विकास में उसका कोई योगदान नहीं है, और उनकी सहायता की जाएगी तो सामाजिक विकास में बाधा ही पहुंचेगी। कौन कहते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर। ध्यान देंगे, कौन कह रहे हैं? हर्बर्ट स्पेंसर ये बात कह रहे हैं। किसके आधार पर? चार्ल्स डार्विन के जीवन संघर्ष में योग्यतम की विजय के सिद्धांत के आधार पर। अगली बात, स्पेंसर के विचार से प्रगति का अर्थ जीवन संघर्ष में जो लोग पिछड़ जाएं उन्हें मर खप जाने दिया जाए। आप ध्यान दें, हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों को यदि हम डीपली, मतलब गंभीरता से, गहराई से विश्लेषित करें, उनका विश्लेषण करें, तो वास्तव में हर्बर्ट स्पेंसर के विचार से हम देखें तो प्रगति का जो अर्थ है, वह प्रगति का अर्थ ये निकलता है, क्या निकलता है, कि जीवन संघर्ष में जो लोग पिछड़ जाएं उन्हें मर खप जाने दिया जाए। मतलब जीवन संघर्ष में जो मनुष्य पिछड़ जाएं उनको मर जाने दिया जाए, समाप्त हो जाने दिया जाए, उनकी सहायता किसी भी रूप में नहीं की जानी चाहिए। कौन कह रहे हैं? हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये बात भी आपको यहाँ पर नोट करिए। मैंने आपके लिए बिंदु रूप में, इस रूप में ये वीडियो तैयार किया है कि आपको कहीं कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। नेक्स्ट, अब यहाँ इसकी जो हम उदारवादी व्यक्तिवादी
परिप्रेक्ष्य या सिद्धांत या दृष्टिकोण इसकी समालोचना करेंगे, जिसमें जो चारों पार्ट मैंने डाले उन सभी के बारे में ये बातें आ जाएंगी। मतलब उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य की समालोचना लेंगे। तो बेटा यहाँ तक जो मूल बात आई है हर्बर्ट स्पेंसर की, तो हर्बर्ट स्पेंसर उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य के समर्थक क्यों है? इसलिए हैं क्योंकि ये भी ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में जीवन संघर्ष में केवल वही मनुष्य जीवित रह पाएंगे जो योग्य हैं, जो सक्षम हैं, और जो अयोग्य है, असक्षम है, उनको मर जाने दिए जाए, उनका समाप्त होना दिया जाए। राज्य, सरकार, समाज उनकी किसी भी रूप में सहायता ना करे। अब सहायता नहीं करे तो इसका मतलब यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर भी स्पष्ट रूप में कह रहा है, क्या कह रहा है कि राज्य को हस्तक्षेप की नीति को अपनाना चाहिए, राज्य को समाज कल्याण के कार्य नहीं करने चाहिए, राज्य को आर्थिक गतिविधियों में अनावश्यक रूप में हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाना चाहिए। ऐसी का साथ में वास्तविक रूप में स्पेंसर ये भी कह रहे हैं कि जो राज्य अपने आप में साधन है जबकि व्यक्ति उसका साध्य है। तो स्पेंसर भी वास्तविक रूप में सारी बातें स्वीकार कर रहा है, और ये सारी बातें स्वीकार कर रहा है, ये सारी बातें ही वास्तविक रूप में उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत का आधार बनती हैं। इसलिए हर्बर्ट स्पेंसर भी उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत का प्रमुख समर्थक बन जाता है। अब हम इसकी लेते हैं आलोचना, जिसके अंतर्गत उदारवादी व्यक्तिवादी विचारधारा के संदर्भ में जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर, इन चारों के विचारों की समालोचना हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं समालोचना। नंबर 1, राज्य के कार्य क्षेत्र में यह परिप्रेक्ष्य पश्चिमी जगत में लोकप्रियता मिली। मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि वास्तव में जो राज्य के कार्य क्षेत्र की ये बात करता है उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य कि राज्य को कम से कम कार्य करना चाहिए, आर्थिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। तो ये जो राज्य के कार्य क्षेत्र में ये परिप्रेक्ष्य पश्चिमी जगत में लोकप्रियता इसको मिली है। मतलब पश्चिमी जगत में इस विचार को लोकप्रियता मिली कि भाई राज्य को कम से कम कार्य करनी चाहिए, राज्य को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पश्चिमी जगत में इसको लोकप्रियता मिली। इसके बाद में इस सिद्धांत ने सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बाजार समाज के प्रतिरूप में ढाल दिया। मतलब इस सिद्धांत ने, कौन से सिद्धांत ने, कि भाई जो राज्य है वह कम से कम कार्य करे, राज्य आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करे। मतलब उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत, ऐसे बोल सकते हैं उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत ने सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बाजार समाज के प्रतिरूप में ढाल दिया। मतलब उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत ने ही वास्तविक रूप में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बाजार समाज के प्रतिरूप में ढाल दिया। बाजार समाज, मार्केट सोसाइटी का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ा जाता है और वह अपने हित के लिए स्वयं निर्णय ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद में आरंभ में क्या होता है कि जब ये सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बाजार समाज के प्रतिरूप में ढाल दिया जाता है तो आरंभ में इसने किसान, कामगार, उद्यमी सबको फायदा दिया और व्यापार की स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार और अनुबंध की स्वतंत्रता को मान्यता दी जाने लगी। मतलब इस सिद्धांत ने प्रारंभ में क्या किया, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बाजार समाज के प्रतिरूप ढाल दिया, किसने? उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत ने। तो प्रारंभ में क्या हुआ कि इसने किसान, कामगार और जो उद्यमी है उन सबको फायदा दिया और साथ ही व्यापार की स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार और अनुबंध मतलब समझौते की स्वतंत्रता को मान्यता दी जाने लगी। चूंकि यहाँ पर वास्तविक रूप में स्वतंत्रता को प्रबल दिया जा रहा है। अब जब ये मान्यता दी गई तो इससे क्या हुआ, परंतु यह प्रक्रिया बहुत दिनों तक सही दिशा में नहीं चल पाई। मतलब यहाँ वास्तव में व्यापार की स्वतंत्रता दी जा रही है, संपत्ति के अधिकार की और अनुबंध की स्वतंत्रता दी जा रही है, तो फिर ये प्रक्रिया, परंतु ये प्रक्रिया, ये वाली प्रक्रिया जो स्वतंत्रता की है, ये प्रक्रिया बहुत दिनों तक सही दिशा में नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि इसका कारण है कि जब ये प्रक्रिया अधिक दिनों तक चली तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार के नाम पर कारखाना कानून, बेरोजगारी दूर करना, इन कानूनों का विरोध किया जाने लगा, क्योंकि इससे जो संपत्तिशाली व्यक्ति थे उनकी स्वतंत्रता छिनने लगी, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। अब समझे इसको। एक विद्वान है टोनी ने अपनी पुस्तक द एक्विजिटिव सोसाइटी मतलब अर्थलोलुप समाज के अंतर्गत कहा, मतलब अर्थलोलुप समाज में 18वीं सदी में या शताब्दी में संपत्ति के अधिकार के नाम पर कारखाना कानून आदि का विरोध किया जाने लगा, क्योंकि इनको ये लगा कि हमारी स्वतंत्रता छिन रही है जो संपत्तिशाली है। मतलब संपत्ति के अधिकार के नाम पर कारखाना कानून, कारखानों में सुधार की बात आ रही थी कि श्रमिकों का वेतन बढ़ाया जाए, तो इन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इनकी स्वतंत्रता के ऊपर आंच आ रही थी। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या हुआ कि आर्थिक विषमताएं बढ़ने लगी।
इसलिए मैंने लिखा है कि 18वीं शताब्दी में संपत्ति अधिकार के नाम पर कारखाना कानून आदि का विरोध कर दिया गया, विरोध किया गया। आदि का मतलब और भी अनेकों कानून है जो कि हमें कहेंगे कि मजदूर श्रमिकों के हित में थे, उनका विरोध किया गया। और फिर क्या हुआ कि इधर बाजार नियमों की विषमताओं ने सिद्ध कर दिया कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे का उत्पीड़न का स्रोत बन जाती है। मतलब चूंकि यहाँ पर जो मार्केट सोसाइटी है उसके नियम लागू हो रहे हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र रहे, उसको संपत्ति का अधिकार है, मतलब व्यापारिक स्वतंत्रता है, संपत्ति की स्वतंत्रता है, अनुबंध की स्वतंत्रता है। तो फिर इससे क्या हो कि बाजार नियमों की विषमताओं ने, चूंकि जो ये बाजार नियम है इसमें क्या हो, आर्थिक असमानता बढ़ गई, आर्थिक क्षेत्र में अंतराल, गैप बढ़ गया। अब बाजार नियमों की विषमताओं ने सिद्ध कर दिया कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे का उत्पीड़न का स्रोत बन जाती है। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में चूंकि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जो संपत्तिशाली है वो स्वतंत्र है, लेकिन दूसरी तरफ जो गरीब व्यक्ति है उनके लिए यदि उनके हित में कोई कानून बनाया जाता है तो उसका विरोध करते हैं ये लोग। अब जब विरोध करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे का उत्पीड़न का स्रोत बन जाती है कि संपत्तिशाली व्यक्ति तो स्वतंत्र है, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं, जैसे किसान और श्रमिक हैं, तो फिर उनके हित की तो बात ही नहीं की जा सकती, उनके हित के लिए कानून बनाया जाता तो ये उनका विरोध करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अतः सर्वहित के लिए बाजार का विनियमन अनिवार्य हुआ। मतलब अब ऐसी स्थिति में जब आर्थिक विषमता बढ़ने लगी तो ऐसी स्थिति में सर्वहित, सबके हित के लिए बाजार का नियमन अनिवार्य हो गया। और फिर ऐसे में क्या हुआ कि कल्याणकारी राज्य के विकास का रास्ता साफ होने लगा कि भाई अब क्या किया जाए, आर्थिक गतिविधियों में राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आर्थिक विषमताओं को दूर तभी किया जाएगा जबकि आर्थिक गतिविधियों में राज्य हस्तक्षेप करे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ फिर बेटा, कल्याणकारी राज्य के विकास का रास्ता साफ होने लगा और ऐसे में व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती और अयोग्य लोगों को आराम में जीवन बिताने का अवसर देता है। अब ध्यान देंगे, मतलब यहां क्या हुआ कि कल्याणकारी राज्य के विकास का रास्ता तो साफ हो गया, अब इससे फिर दिक्कत आना शुरू होगी। क्या दिक्कत हुआ कि ऐसे में व्यक्ति की स्वतंत्रता में तो कटौती होने लगी। जैसे यहां पर दिया गया है व्यापारिक स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता, अनुबंध की स्वतंत्रता, इनमें अब क्या हुआ, ऐसे में कटौती की जाने लगी। अब जब कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है तो विकास का तो रास्ता साफ हो गया, लेकिन ऐसे में व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती होने लगी। जो संपत्तिशाली व्यक्ति थे, योग्य व्यक्ति थे, तो उनकी स्वतंत्रता में कटौती करना जरूरी है क्योंकि उनके पर टैक्स वगैरह लगाए जाएंगे, कर लगाए जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती तो होगी जो योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन उससे क्या होगा, जो अयोग्य लोग हैं, अयोग्य लोगों को आराम से जीवन बिताने का अवसर देता है। फिर ये अब भाई डेफिनेटली जो अयोग्य व्यक्ति हैं उनको जो है सहारा दिया जा रहा है लोक कल्याणकारी राज्य में, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो काम तो करेंगे नहीं और आराम से जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। अब जब आराम से वो जीवन बिताने का अवसर दे देता है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि वास्तविक रूप में फिर 1980 में नव उदारवाद को फिर पुनः मान्यता मिली। क्यों मिली कि भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर आर्थिक गतिविधि में राज्य हस्तक्षेप नहीं करे। फिर इसका विरोध कर दिया गया क्योंकि इसमें जो अयोग्य व्यक्ति वो आराम से जीवन बिता रहे हैं, जो योग्य व्यक्ति है मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उनके ऊपर कर लगाया जा रहा है, तो व्यक्ति भी मेहनत करके क्यों राजी होंगे। इसलिए फिर इस विचारधारा में परिवर्तन हुआ और क्या हुआ कि 1980 के अंतर्गत लगभग नव उदारवाद को फिर मान्यता मिली, जिसका सारांश निष्कर्ष ये है कि राज्य आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करे। जो योग्य व्यक्ति हैं वो जीवित रहेंगे, अयोग्य हैं वो मरेंगे तो मर जाने दें, राज्य उनकी सहायता नहीं करे। तो आज आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में निजीकरण की विचारधारा को मान्यता मिल रही है, सभी क्षेत्रों में निजीकरण के ऊपर बल दिया जा रहा है, राज्य आर्थिक क्षेत्र से धीरे धीरे हटता जा रहा है। यस, आज पूरी दुनिया में ऐसा दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसके बाद में क्या होता है, इस स्थिति के प्रतिकार के लिए, मतलब यहाँ जो ये अयोग्य लोग हैं वो आराम से जीवन बिताते हैं, उनको ये अवसर मिलता है, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, कर लगाया जाता है और उस पैसे को जो अयोग्य लोग होते हैं उनके ऊपर खर्च किया जाता है, तो आराम से वो जीवन जीते हैं। और आज के दौर में आप देख सकते हैं वास्तविक रूप में ऐसा हो रहा है। तो फिर इससे क्या होता है कि इस स्थिति के प्रतिकार के लिए, इस स्थिति को समाप्त करने के लिए अहस्तक्षेपवादी राज्य को फिर से स्थापित करना जरूरी हो गया। मतलब अब फिर चूंकि कल्याणकारी राज्य आया, अब कल्याणकारी राज्य में क्या है कि भाई जो संपत्तिशाली लोग होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है और वो जो संपत्ति इकट्ठी होती टैक्स से उसको जो है
अयोग्य लोग जो होते हैं, असक्षम लोग होते हैं, उनके ऊपर खर्च किया जाता है, तो वो आराम से जीवन जीते हैं, उनको आराम से जीवन जीने का अवसर दे दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वास्तव में ऐसी स्थिति में क्या होता है फिर कि जो ये लोग होते हैं वो किसी भी रूप में मेहनत नहीं करेंगे। तो इस स्थिति के प्रतिकार के लिए हस्तक्षेपवादी राज्य को फिर से स्थापित करना जरूरी होगा, और जब फिर से हस्तक्षेपवादी राज्य की स्थापना जरूरी हो गई तो फिर इसकी नई पहचान के लिए एक अवधारणा गढ़ी गई जिसको नाम दिया गया स्वेच्छातंत्रवाद। इसको क्या नाम दिएगा? स्वेच्छातंत्रवाद। मतलब पुनः जो कि हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि भाई राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, हर्बर्ट स्पेंसर ने भी हस्तक्षेप की नीति का खुलकर समर्थन किया था। अब वापस इसी बात को ये स्वीकार करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई नई अवधारणा बनाई जाए, नई अवधारणा की जो है खोज की जाए, उसको कोई नया नाम दिया जाए। तो वो नाम दिया गया स्वेच्छातंत्रवाद। और ये जो स्वेच्छातंत्रवाद की अवधारणा है, ये मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को फिर से स्थापित करने की मांग करती है। मतलब यह अवधारणा मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को फिर से स्थापित करने की मांग करती है। इसका कहना है कि आर्थिक गतिविधि में राज्य बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करे और राज्य न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन करता है। मतलब जो ये स्वेच्छातंत्रवाद है वह न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन करता है कि राज्य को कम से कम कार्यों के अंतर्गत हस्तक्षेप करना चाहिए, आर्थिक गतिविधि में कम से कम हस्तक्षेप करे और कम से कम शासन करे। इसलिए स्वेच्छातंत्रवाद न्यूनतम शासन का क्या करता है? समर्थन करता है। मतलब न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन करता है। अर्थात जो ये स्वेच्छातंत्रवाद है वह कह रहा है कि न्यूनतम हस्तक्षेप, मतलब राज्य को आर्थिक गतिविधि में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। पुनः ये बात स्वीकार कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में लिखा है कि जो ये स्वेच्छातंत्रवाद है, स्वेच्छातंत्रवाद की अवधारणा है। हालांकि स्वेच्छातंत्रवाद के ऊपर, समतावाद के ऊपर भी मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। ये दोनों विचारधाराएं बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो स्वेच्छातंत्रवाद है, इसके जो प्रमुख समर्थक या प्रवर्तक विद्वान हैं उनके नाम है, एक तो है बर्लिन, हेयक, फ्रीडमैन, नॉजिक। ये चार इसके प्रमुख समर्थक हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चार विद्वानों के नाम लिखेंगे। उसके बाद में अंतिम मैंने लिखा है स्वेच्छातंत्रवाद के नाम पर उपेक्षित वर्गों के साथ अन्याय नहीं हो। मतलब यहाँ ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि ठीक है, यहाँ न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन कर रहे हैं स्वेच्छातंत्रवादी, लेकिन यहाँ इतना जरूर ध्यान रखना है कि भाई स्वेच्छातंत्रवाद के नाम पर जो उपेक्षित वर्ग है उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय को जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। जो उपेक्षित वंचित वर्ग हैं उनको भी जो है ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये बात यहाँ जरूर कहेंगे हम। वैसे ठीक है, स्वेच्छातंत्रवाद को चाहे आप स्थापित करो, लेकिन वास्तव में स्वेच्छातंत्रवाद के नाम पर समाज में जो उपेक्षित वर्ग है, उपेक्षित व्यक्ति हैं, उनके साथ अन्याय नहीं हो। सामाजिक न्याय की स्थापना को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये इसका निष्कर्ष है। बेटा ये हो गया उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत। उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत को मैंने आपको 4 भागों में समझाया है। मुझे विश्वास है इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये चारों ठीक से समझ जाएंगे। और ठीक से समझ जाएंगे तो उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण में कहीं से भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। यस, मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि आप उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत को ठीक से समझ गए होंगे। तो अभी तक आपके राज्य के स्वरूप के 5 सिद्धांत कंप्लीट हो गए हैं। कल हम राज्य के स्वरूप का 6ठा सिद्धांत लेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि राज्य के स्वरूप के संबंध में लगभग 15 सिद्धांत मौजूद हैं। 15 के 15 सिद्धांत मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को समझाऊंगा। तो कल हम राज्य के स्वरूप का 6ठा सिद्धांत प्रारंभ करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।